नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है विधानसभा 2024, जिसमें हम सभी विधानसभा क्षेत्र के वोट, पिछली बार के वोट, उसके बाद में लोकसभा के वोट और अभी होने वाले वोट, इन तीनों का कैलकुलेशन करके आपको बता रहे हैं कि स्थिति किस प्रकार से रहेगी। क्योंकि इन 5 सालों में बहुत सारी चीजें बदल गई है, पार्टियां बदल गई है, आदमी बदल गए, चेहरे बदल गए और विचारधाराएं बदल गई। किसी ने कुछ अपना लिया, किसी ने कुछ अपना लिया। इन सारी चीजों के बीच मतदाता वहां का होंगे। क्या विकास के मार्ग पर जिन्हें वोट दिया था, क्या विचारों के आधार पर जिन्हें वोट दिया था, क्या व्यक्ति के आधार पर जिन्हें वोट दिया था, क्या वह उसी जगह, और क्या वही लोग वापस चुनाव लड़ रहे जो पिछली बार चुनाव। कई जगह हमने देखा कि ठीक उसी प्रकार की लड़त है जैसी पिछली बार लड़त थी। सिर्फ 5 साल में आपने कुछ किया होगा तो आपको बढ़त मिलेगी, नहीं तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन किसने किया भी है, 5 साल में वर्क भी किया है, लेकिन उसने पार्टी बदल ली तो भी उसको फर्क पड़ रहा है, उसने नीति बदल ली तो भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि मतदाता, कुछ मतदाता पार्टी को, कुछ मतदाता व्यक्तिगत, कुछ मतदाता मीडिया के बहाव में, इन सारी चीजों को लेके एक तो जीत निश्चित होती है। ऐसी जीत का सेहरा मेलघाट में किसके सर बनेगा, देखते हैं मेलघाट की एक रिपोर्ट। मेलघाट में पिछले विधान, मेरे साथ में संजय मापले है और साथ ही मेरे साथ में परिमल खाबिया है। हम तीनों बताएंगे आपको कि मेलघाट में पिछली बार किस प्रकार वोटिंग हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था, परिस्थितियां क्या थी पिछले बार में, और बीजेपी, कांग्रेस और साथ में वहां पे प्रहार भी है। पिछली बार राजकुमार पटेल वहां से चुनाव जीते थे, जिन्होंने 84,569 वोट दिए थे। 47.20%, एक बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत है, जीत के लिए काफी होता है। 1,79,106 टोटल वोट हुए थे, उसमें 84,569 राजकुमार पटेल को। रमेश मावस्कर जो कि भाजपा से थे, 43,260 वोट मिले, और केवल राम काड़े जो कांग्रेस से तीसरे नंबर पे रहा, 35,863। यही केवल राम काड़े इस बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ में परिमल खापिया और संजय मापले। पिछली बार की परिस्थिति और इस बार की परिस्थिति उम्मीदवारों की नहीं बदली। उम्मीदवार अभी भी राजकुमार पटेल है, उम्मीदवार अभी भी केवल राम काड़े है। दोनों उम्मीदवार में राजकुमार पटेल जहां तक है वो प्रहार से ही है। भाजपा ने वहां पे केवल राम काड़े को टिकट दी है और कांग्रेस से वहां चिमोटे को टिकट दी गई, क्योंकि प्रहार भाजपा कांग्रेस इस बार भी चुनाव लड़ रही है। संजय जी, क्या फर्क पड़ेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार भी केवल राम काड़े को मात्र 35,863 वोट थे और इस बार चिमोटे को सीट दी गई है। जबकि लोकसभा में हमने देखा कि लोकसभा में जो इनको मिले 1,01,000 और 79,000 है। पिछली बार 35,000 से सीधी की सीधी छलांग इन्होंने लगाई 79,000 पे, और जहां प्रहार का 84,000 लेके जीता था, वहां पे मात्र लोकसभा में 10,000 वोट मिले। तो क्या प्रहार के पूरे वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ गए थे पिछली बार? क्या लगता है आपको? मागच्या निवडणुकीमध्ये काय झालं की लोकसभा आणि विधानसभेच्या दोन्ही निवडणुकीमध्ये मतदारांचा जो कल राहतो निवडणुकीकडे पाहण्याचा वेगळा आणि जेव्हा खऱ्या अर्थानं केंद्राच्या निवडणुका होतात तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. राज्याच्या राज्याची जे निवडणूक त्याची परिस्थिती वेगळी. आणि म्हणून मागल्या वेळेस आपण पाहिलं की लोकसभेमध्ये जवळपास 30,000 पेक्षा अधिक मतांनी नवनीत राणा त्या लीड लिया था उन्होंने। 30,000 पेक्षा अधिक मतांनी नहीं, 22,000 की लीड है वहां पे। लगभग 22,000 की पेक्षा अधिक मतांनी त्या लीडर होते। 30,000। हाँ। आणि आता जी परिस्थिती त्या ठिकाणी मागल्या वेळेस केवलराम काळे यांना, म्हणजे केवलराम काळे म्हणजे तुरू काळेंचे चिरंजीव, म्हणजे खऱ्या अर्थानं पाहिला की आपण पाहिलं की मेळघाट मतदारसंघ आहे. मेळघाट मतदारसंघ हा सतत काँग्रेसचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे जी। आपण पाहिलं की या ठिकाणी पिछले बार यदि कांग्रेस का बाला किला बता रहे हैं तो आप देखिए 24 और 47 करीब 71% वोट दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को मात्र 20% वोट वहां से मिला था पिछली बार 2019 में। 20% पे यदि हम उसको बाले किला बोलते हैं और कांग्रेस वहां पर
लगता है कि हमने लोकसभा में देखा कि 80,000 वोट कांग्रेस को मिले थे और 1,01,000 वोट नवनीत राणा को मिले थे भाजपा के। ठीक है, परिस्थिति विपरीत हो सकती है, लोगों की विचारधारा और व्यक्ति, हमने कहा कि कुछ विचारधारा पे वोट चलते, कुछ व्यक्ति पे वोट चलते। केंद्र में जब सरकार की बात आती है तो केंद्र के हिसाब से, क्योंकि दो ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। अभी पिछले बार भी भाजपा और कांग्रेस और प्रहार 3 उम्मीदवार थे, क्योंकि राजकुमार पटेल वहां 4 टर्म से आमदार है, लगातार रहे, तो प्रहार ने उनको राजकुमार पटेल को दी थी। राजकुमार पटेल करीब करीब सभी पार्टियां घूमते थे, राष्ट्रवादी से लड़ चुके हैं, पिछली बार प्रहार से लड़े थे, कभी कांग्रेस से लड़ चुके हैं, हर बार पार्टी। 2014 में हारे वो भिलावे जी तक जी जीते थे। जी जी तो इन्होंने जैसे कहा कि जी बीजेपी ये कांग्रेस का बाल किल्ला है। जी तो देखिए पिछले लगभग 14 में भी वहाँ बीजेपी, यानी मुझे लगता है 14 में भी वहाँ पे बीजेपी आई थी और 19 में प्रहार आई है। जी तो 10 साल से ये शायद उसमें सेंध लगी है। और अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव में देखें तो मात्र 20% वोट लिए थे ये। जी जी और वो बहुत अच्छा करती है लोकसभा में। अगर देखा जाए तो लोकसभा में लगभग 80,000 के आसपास वोट ने मान खड़े दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2019 में जिस प्रहार से लड़ते हैं राजकुमार पटेल, वो उसमें लगभग 82-85 हजार के आसपास वोट लेते हैं जी और उनका कैंडिडेट लोकसभा में मात्र 10,000 वोट लेता है। तो ये कहीं ना कहीं यानी प्रहार का कह लीजिए डाउनफॉल। म्हटलं की लोकसभेच्या निवडणुकीकडे पाहण्याचं मतदारांचं आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये पाहण्याचा कल तो बदल राहतो. म्हणजे एकीकडे आपण असं पाहिलं की राजकुमार पटेल प्रहारच्याच कॅन्डिडेट असताना त्या ठिकाणी आपण 84,000 मतदान पाहिलं आणि लोकसभेमध्ये दिनेश गुंडला आपण त्याचे 10,000 मतदान पाहिलं. म्हणजे 74,000 मतं जे आहे ते आपण पाहिलं की ते मानत होते. म्हणून माझं मत आहे की केंद्रातल्या निवडणुका आणि राज्यातल्या विधानसभेकडे राज्याच्या निवडणुकांकडे मतदारांचा पाहण्याचा कल त्यामध्ये बदल असतो. आणि मी केवळराम काळे जातो बोलतो की केवळराम काळे त्या मतदारसंघामध्ये यापूर्वी खऱ्या अर्थानं आमदार झालेले. अगदी आपण बघ 40-50 वर्षाच्या अगोदर जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी रामू पटेल हे म्हणजे 11 वर्ष म्हणजे मेळघाटामध्ये आपण पाहिलं की 11 वर्ष राज्यातल्या कैबिनेट मंत्री पदावर राहणारे रामू पटेल 1972 से 1978, हाँ, वहाँ पर 1972 से रिकॉर्ड है हमारे पास में। 1972 में रामू पटेल 11 वर्ष मेळघाटातले कॅबिनेट मंत्री एकमेव रामू पटेल होते. ते मेळघाटामध्ये काँग्रेसचे मंत्री होते. ठीक आहे, तेव्हा सगळा म्हणजे काँग्रेसचा तिथे सगळीकडे बोलवाला होता. 1972 से 1990 तक लगातार यहाँ पे कांग्रेस विजयी रही। 1972 में रामू पटेल लगभग थे, 18 साल तक। 1978 में भी पटेल थे, उसके बाद में 1980 में नारायण नानू आए हैं, वो भी कांग्रेस के ही थे, और 1985 में पटेल रामू हाथन थे, उस टाइम में उनको 40,000 वोट मिले थे। उसके बाद में दूसरा काळे 1990 में हाँ, वो सिर्फ 28,000 वोट लेकर उस समय चुनता है। उस समय की परिस्थिति क्या है, मुझे लग रहा है कि 1990 में जो लोग खड़े थे, वोटिंग उस समय कम था, क्योंकि प्रतिशत वोट तो उस समय भी मिला था इनको। टोटल वोट उस समय हुआ था 67 या 44% वोट हुआ था। जो वोट अभी यहाँ पे हम उस समय 1990 की बात करें तो वहां पे वोटिंग का प्रमाण बहुत कम था, मात्र 44%, 45% वोट होता था वहां पे। अब जाकर मेलघाट में वोटों का प्रतिशत सबसे ज्यादा लोकसभा में तो प्रतिशत हुआ मेलघाट 71% के आसपास हुआ। आसपास हुआ था। तो एक बहुत अच्छी बात है, लोगों में वहां पे जागृति बढ़ी है, लोगों का नेता चुनने के प्रति, अपने वहां पे प्रतिनिधि के प्रति लोगों की जागृति बढ़ी, इससे पहले नहीं थी। लोग वोट ही नहीं करते, अब सुविधा ही बढ़ी है वोट देने की, लोगों को लाने ले जाने के साधन बढ़े। पहले कई बार रिमोट ऐसे लोग पहुंचे, लोगों को सूचना तक नहीं पहुंचती थी कि ये वोटिंग होने वाली। लेकिन अब 20 सालों में, 25 सालों में परिस्थिति बहुत बदल गई। 71% तक वोट लेते, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे मात्र 28,000 वोट लेकर भी यहाँ पर 1990 में चुनकर आए थे। उसके बाद में लगातार कांग्रेस विजयी रही, उसके बाद में बीजेपी ने जब यहाँ से अपना चालू किया तो बीजेपी 3 से 4 बार बीजेपी आई है फिर। जी तो आता बालेकिल्ला राहिला, पण आपण राजकीय महाराष्ट्र राज्यातला आपण राजकीय समीकरण आपण नेहमी पाहतो की जवळपास म्हणजे 2014 पासून राज्याचं सुद्धा समीकरण बदललं. 2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचं सरकार आलं. मग पुन्हा 2019 मध्ये पाहिलं, मग या 2-4 वर्षामधलं
या 3 वर्ष वहां पे यदि आप बात करते हैं मेलघाट की बात करते हैं संजय जी, तो वहां पे 1985 से बीजेपी ने अपने पैर जमा किए थे पटलिया मावस्कर के नाम से। पटलिया मावस्कर वहां से चुन के आते भारतीय बीजेपी जनता पार्टी राष्ट्रीय पक्ष आहे, राज्यस्तरातील पक्ष होता. त्याच्यामुळे पक्ष एखाद्या विधानसभेमध्ये कॅन्डिडेट उभं करणारच. जी म्हणजे मेळघाट काही त्याच्यापासून वेगळा नाही. आपण अमरावतीमध्ये सुद्धा पाहिलं, म्हणजे आपण भारतीय जनता पार्टीकडे पाहिलं, जनता पार्टीचं हलदर चिन्ह होतं. म्हणजे अमरावतीमध्ये जी. मुनीर खां तेव्हा त्या जी, ठिकाणी जी. अमरावतीतून निवडणुकीत लढले होते. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही केव्हा तरी जनता पार्टी होती आणि जनता पार्टीचं मग अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी मोठे म्हणून होते, तेव्हा तो ते तत्कालीन तेव्हाचे नेते होते. मग भारतीय जनता पार्टीची त्या ठिकाणी स्थापना झाली आणि राज्यावर आणि पूर्ण देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीने आपल्या सीट उभे केले. तर त्यामुळे मेळघाटमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा कॅन्डिडेट केव्हा होता, त्यापूर्वी सुद्धा मेळघाटमध्ये भारतीय जनता पार्टी जी, जी. नहीं, यहाँ से तीन बार भारतीय जनता पार्टी वहां से लगातार जीतेगी। 1995, 1999 और 2004। 2004 में राजकुमार पटेल बीजेपी से खड़े थे, बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उस समय भी इन्हें 61,000 वोट मिले थे 2004 में। उसके बाद में ये पलटे चले गए और 2009 के बाद में मेलघाट जैसे, उसके बाद में जहां से नवनीत राणा की बाद में शादी हुई रवि राणा से, उसके बाद में उन्होंने लगातार टारगेट मेलघाट के ऊपर रखा। तो मेलघाट में उनकी पकड़ 2011-12 जब उनकी शादी, उसके बाद में लगातार मेलघाट में रहा। 2014 में भी उन्हें मेलघाट से लीड मिली थी, 2019 में भी, और अभी 2024 में भी मेलघाट से उनको लीड। तो यहाँ पे एक व्यक्तिगत विशेष नवनीत राणा की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। नवनीत राणा इस बार बीजेपी से, पिछली बार राष्ट्रवादी से कांग्रेस जीत, तो भी उसके प्रति वहां पे वोट निर्दलीय लड़े थे। और विधानसभा लोकसभा की हम बात करें, नवनीत राणा को 1,01,000 वोट मिला, बलवंत वानखड़े को 79,000 ने 22,000 की लीड चल रही थी। अब बलवंत वानखड़े और नवनीत राणा के वोट यदि हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो अभी भी यहाँ पे प्रहार जो 10,000 वोट लिया था, तो और बीजेपी 1,01,000, पिछली बार बीजेपी की और इसकी अभी तुलना करें तो अब बीजेपी के वोट यदि बीजेपी को पूरे तरह स्विंग होते उसके तरफ जाते हैं तो स्थिति क्या रहेगी वहां पे? देखिए ऐसा है कि अगर केवल राम काड़े पिछली बार कांग्रेस से थे उम्मीदवार, बिल्कुल इस कांग्रेस बार से, इस बार बीजेपी के तरफ चले गए और नवनीत राणा के इन्फ्लुएंस में है वो, बिल्कुल। और नवनीत राणा की सीट है समझो वहां पे। देखिए नवनीत राणा ने उसे ईगो जी। पे लिया हुआ है। नवनीत राणा ने उसके लिए वो प्रयत्नशील भी, बहुत काम भी हुआ कर रही है, लगातार सभाएं भी हो रही है। 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस की भी वहां सभा हुई है, उसको भी काफी व्यापक प्रतिसाद मिला है। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की इस बार की कैंडिडेट की, चिमोटे, जो चिमोटे है यानी ये बहुत मेन स्ट्रीम राजनीति में नहीं रहे। ये उन्होंने बहुत अच्छा भी, डॉक्टर है, समाज सेवा से जुड़े, आदिवासी है, लोगों से जुड़े बिल्कुल। करके अन्य बिल्कुल। पार्टियों हेमंत चिमोटे जो काँग्रेसमध्ये राहिलेले त्यांचे कार्यकर्ते लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। युवा बॉडीवर आले जी, जी। आणि लोकसभेमध्ये सुद्धा हेमंत चिमोटेंचं काम चांगलं. एखादी राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराला देते तर ते तो आपल्या उमेदवाराला कारण बेळगाव आपला आले आणि आपण पाहिलं केव्हा काळेंना मागच्या वेळेस काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय प्रशस्त म्हणून आहे जी, त्याच्या अगोदर त्यांनी काँग्रेसच्या याच्यावर त्यांनी पराभव पत्करल्यानंतर त्यांना पुन्हा भारतीय जनता पार्टीने तिकीट दिले, पण मागच्या वेळेस आपण वोटिंग पाहिलं. त्याच्यामध्ये आपलं भारतीय जनता पार्टीने जे आपण वोटिंग पाहिलं नहीं 45 रमेश मावस्कर का। उसके पहले 2014 उसको भी करीब 32,000 ये थे 2014 में 57,000 वोट थे भाजपा को वहां पे, और उस समय 55,000 पर राजकुमार पटेल थे। मात्र 2,000 वोट का फर्क था राजकुमार पटेल का और बिलावकर का। उसके कई बार हमने पिछले 2014 में आप भी से हमने राजकुमार पटेल की सीट ऐसा आंकड़ा था कि हमने यहाँ से बता दिया था कि विनिंग होगी करके, लेकिन आखिरी राउंड में वहां पर बिलावकर जीते। 17-18 राउंड तक राजकुमार पटेल लगातार आगे चल रहे थे, यहाँ तक कि उनकी जीत पूरी की पूरी तरह से तय हो गई थी, पक्की हो गई थी। लेकिन लास्ट राउंड में
मिलाकर आगे बढ़ते, क्योंकि हम सब ये चीज याद है जी कि जी 2000 के फर्क थे वो वहां पे काड़े, वहां पे इससे खड़े थे कांग्रेस से काड़े और राजकुमार पटेल जी। ये थे कि एनसीपी, यदि देखा जाता है एनसीपी और कांग्रेस दोनों एक सर, उस समय मेरे ख्याल से मैत्रीपूर्ण लड़त थी 2014 में, कांग्रेस ने और एनसीपी दोनों अलग अलग लड़े थे यहाँ हाँ पे, अलग दोनों अलग लड़े थे यहाँ दोनों पे की तरफ एनसीपी से। दोनों के मिलके यदि देखा जाए तो यहाँ पे 1,03,000 वोट कांग्रेस के कोटे के बनते हैं 2014 में। दोनों की लड़ाई में वहां पर उस समय बिलावेकर चुन कर आया था। भाजपा का गढ़ यहाँ पर भी सिर्फ सीट हासिल कर ली थी, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो 2700 और 31, करीब करीब 60% वोट कांग्रेस के कोटा यानी राष्ट्रवादी और इसका था। उसके बाद में 2014 में यहाँ पे इसकी एंट्री, क्योंकि यहाँ पे इस समय राजकुमार पटेल के पीछे नवनीत राणा खड़ी थी, नवनीत राणा का उम्मीदवार था, नवनीत राणा लोकसभा की सीट भी ले रही थी, इसलिए राष्ट्रवादी को वहां पे वेटेज मिल गया और केवल राम काड़े को 2000 वोट से वहां पे हारना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या हार नहीं केवल 2014 की बात कर रहा राजकुमार हूँ, पटेल को 2000 वोटों से राजकुमार पटेल को, हाँ। उसने भी 48,000 वोट लिया है, वो केवल राम काड़े ने भी, 48,000 और 55,000, ये दोनों कांग्रेस पार्टियां, दोनों कांग्रेस विचारधारा की पार्टियां, दोनों को मिलकर 1,03,000 वोट है, जबकि 1,01,000 अब टोटल वोट भी यहाँ देखा जाए तो इस बार मिला। बीजेपी का गढ़ नहीं रहा, नवनीत राणा के कारण वहां पे बीजेपी को इतना वेटेज मिल गया है। क्या लगता है आपको? लोकसभेमध्ये लेकिन वही चीज अभी केवल राम काड़े पे टिका पाएंगे क्या? लोकसभेमध्ये जे 1 लाखापेक्षा अधिक मतं नवनीत राणांनी घेतलं, त्याच्यामध्ये जेवढा सहभाग भारतीय जनता पार्टीच्या मतदारांचा होता त्याच्यापेक्षा जास्त सहभाग नवनीत राणांनी मेळघाटामध्ये केलेल्या विविध फेस्टिवलचं जे म्हणजे होळीचा कार्यक्रम असेल, त्या ठिकाणी आदिवासींच्या मध्ये जाऊन त्या ठिकाणी वेगवेगळे त्यांचे सण साजरे करणं असेल, विविध प्रकारचे जे फेस्टिवल त्या ठिकाणी नवनीत राणांनी घेतले, त्याचा सुद्धा मतदान इफेक्ट होता, तो नवनीत राणांचा इफेक्ट झाला। आपण पाहिलं की 22,000 मतांनी लोकसभेमध्ये नवनीत राणांच्या आघाडीवर आहे, ते त्यांचा जो फरक आहे आणि त्यांची जी आघाडी आहे त्या मतदारसंघामध्ये हे त्याचं त्या ठिकाणी महत्वाचं आहे। आता त्या ठिकाणी आपण पाहिलं की म्हणजे पराभूत उमेदवाराला म्हणजे केवलराम काळे हे त्या ठिकाणी काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार आहे। जी जी। मग आपण एकीकडे असं पाहिलं की मागच्या निवडणुकीमध्ये रमेश मावस्कर यांना 43,000 मतं मिळाली आणि त्यांना उमेदवारी टाळून केवलराम काळेंनी नुकताच भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला आणि यांना त्यावेळी त्या ठिकाणी उमेदवारी दिली गेली। प्रश्न असा की आपण दुसरीकडे थोडं असं आपण पाहिलं की राजकुमार पटेलांना जे 84,569 मतं आपण 2019 मध्ये आपण उमेदवाराला मिळणार पाहिजे, त्याच प्रकारचा प्रॉपर लोकसभेमध्ये कॅन्डिडेट असताना त्या ठिकाणी फक्त 10,000 मतं मिळाली। 10,256 10,000पेक्षा अधिक मतं मिळाली। म्हणजे फक्त म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की त्या ठिकाणी प्रहारला किती पर्सेंट लोक, किती मतदार लोक स्वीकारतात, हा एक प्रश्नचिन्ह। लोकसभा के मामले में जैसे आपने बताया कि लोकसभा और विधानसभा के दोनों की जरूरत अलग है। आता राजकुमार पटेलांचं काय झालं की राजकुमार आपण पाहिलं की राजकुमार पटेल प्रहारच्या बाहेर निघाले होते, शिंदेमध्ये गेले, त्यांना निघाले, मग ते शिंदे गटांमध्ये गेले, मग शिंदे गटांचं त्या ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं वेळेवर। त्या ठिकाणी मुंबईला जो इन्सिडेंट घडला बाबा सिद्दीकींचा, त्या इन्सिडेंटमुळे त्या सगळे दौरे रद्द झाले, तेव्हा त्यांच्या 2 बार दौरे रद्द हो गए वहां पे। झाले। त्याच्यानंतर मग तो शिंदे गटांनी त्या ठिकाणी त्यांना उमेदवारी दिली नाही, मग पुन्हा त्यांना प्रहारमध्ये यायला लागलं। मतदार जागृत है, मैं वही कह रहा हूँ, मतदार आप बार बार जिस तरीके से यहाँ से वहां बीजेपी से प्रहार तक का बीजेपी, आपण सगळे इन्सिडेंट पाहतोय, याला काही 5-6 महिन्याचा कालावधी नाहीये, हा सगळा इन्सिडेंट फक्त 15 दिवसातला आहे। म्हणजे उमेदवारी घेणं, उमेदवारी सोडणं, प्रहार सोडणं, पुन्हा एंट्री घेणं, यानी लोग भूलेंगे नहीं, ये बात को बहुत इमीडिएट हुआ है, क्योंकि ये इलेक्शन के जस्ट पहले हुआ है। तसं आपण पाहिलं की मतदार कसा जागृत आहे। या भांबेड घाटामध्ये 40 वर्षापेक्षा अधिक काळ काँग्रेसचा त्या ठिकाणी आमदार असताना आता आपण 10 वर्षामध्ये दुसरीकडे आपण जी बिल्कुल जागृत आहे। त्याच्यामुळे राजकुमार पटेल त्या ठिकाणी निवडणूक लढत होते, तरी त्या ठिकाणी मतदार जागृत आहे। तर त्या जागृतीमध्ये राजकुमार पटेलला मागच्या 2019 मिळालेली मते, ही मते ह्याही 2024च्या निवडणुकीमध्ये कायम राहिली असं म्हणता येणार नाही। नहीं ये बहुत मुश्किल रहेगा। हाँ आणि त्यांना आता बीजेपी
रमेश मावसकरांना 43,000 मतं मिळाली. केवळराम राणा काँग्रेसच्या 35,000 मिळाली. 8,000 मतं रमेश मावसकरला जास्त पडली. त्याच्यापेक्षा 40,000 मतं राजकुमार पटेलला जास्त पडली. तरी आता भारतीय जनता पार्टीने केवळराम काळेला दिलेली उमेदवारी आहे. त्याच्यापेक्षा आपण एक मेळघाटातला इतिहास झालेला आहे. 1980 ला विषय आपण सोडून देऊ. 1980 मध्ये खूप लोक राजकीय प्रवाहामध्ये सगळे होते, युवती सगळे होते, लोकांमध्ये जागृती होती. पण मेळघाटचा जर आपण इतिहास पाहिला तर मेळघाटच्या इतिहासामध्ये आपल्याला असं आढळून येतं की नवीन उमेदवाराला सतत मेळघाटवाल्यांनी मदत केलेली आहे. मग त्या ठिकाणी राजकुमार पटेल असेल, त्या ठिकाणी राजकुमार पटेल असेल, त्या ठिकाणी प्रभुदास असेल, त्या ठिकाणी केवळराम काळे असेल, जसे यावेळी हेमंत जी 1980 में भी यदि बात देखी जाए 1980 के साल की, तो वहां पे नारायण नारू माले चुनकर आए थे। 31,420 उनको वोट मिले थे। 67% वोट का उठा लिया था। टोटल 46% तोड़े। टोटल जो वोट हुआ था वहां पे टोटल 46,000 ही वोट, 1 लाख वोट उस समय रहा होगा, जो अभी 3,00,000 वोट की संख्या भी 3 गुना बढ़ गई है वहां पर। तो उस समय 46,000 वोट, 46,725 टोटल वोट हुए थे। रामू पटेल जो कांग्रेस से थे वहां पे उस समय इंडिपेंडेंट खड़े थे, क्योंकि रामू पटेल ने उस समय बगावत की थी, उनको टिकट नहीं मिली थी, तो रामू पटेल दूसरे नंबर पे रहे 10,131 वोट लेकर। बहुत वोट का डिफरेंस है उस समय, क्योंकि वहां पे अभी देखा कि हमने इंडिपेंडेंट को उस समय से ही ये नहीं है। उसके बाद में जो बीजेपी का उम्मीदवार था, उसमें बीजेपी का उम्मीदवार था सारंग हीरालाल ओंकार, उनको 5,174 वोट यानी 11% वोट इनका 1980 में था, जो बढ़कर अभी यहाँ पे हमने देखा लोकसभा में 48% तक हो गया। ये अभी पुराना 1980 का भी बात निकाली तो उनका रिकॉर्ड बताया मैंने आपको। जी नाही नाही, आता माझं असं मत आहे की मेळघाट विधानसभामध्ये या 20 वर्षामध्ये आपण पाहिलं की नवीन उमेदवाराला मेळघाटच्या मतदारांनी, जागृत मतदारांनी स्वीकारलेला आहे. म्हणजे हे मी फक्त काँग्रेसच्या बाबतीत बोलणार नाही, भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा उमेदवार बदलल्यानंतर निवडून दिला मतदारांनी. जी आपण पाहिलेलं आहे. बिलावेकर उसका उदाहरण 2014 में म्हणजे निवडून दिलाय त्यांनी. त्याच्यामुळे नवीन उमेदवार पहिले कसं होतं की जसं तुम्ही सांगितलं की 41-42%, इथून आपण 40 वर्षापूर्वीचा मेळघाट बघितला. हाँ, 40 साल पहले 1 लाख टोटल वोट थे, 46% वोट होता था उस समय, क्योंकि मेलघाट बहुत दुर्गम इलाका था उस समय, पूरे वोट देखिए भी हो नहीं जागरूकता अभी सकते थे। बहुत फैली है, इसमें कोई शक नहीं। जागरूकता है, सुविधाएं है, आने जाने की सुविधा, पहले आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, रोड नहीं थे, यहाँ से किसी को धार नहीं जाना है तो सुबह जाता तो शाम तक पहुंचता था, अभी हम लोग 3 घंटे पहुंच जाते हैं। तब से अब से परिस्थितियां बहुत बदली, परिस्थिती बदललेली आहे. लोग पढ़े लिखे हो गए, पहले पढ़ाई लिखाई का नहीं था, जादू टोना ज्यादा चलता था पहले, लोकांमध्ये जनजागृती नव्हती आणि आता तेव्हाच्या और उम्मीदवार भी उस समय 2-3 खड़े रहा करते थे। अब तो क्या है 15-15 उम्मीदवार खड़े, जब हाँ, उम्मीदवार भी खड़े नहीं थे। सतत राखीव मतदारसंघ राहिलेला आहे. जी तो जो मेळघाट मतदारसंघ जो राहिला आहे, सतत राखीव मतदारसंघ राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे मेळघाटच्या मतदारांना तर मी या खऱ्या अर्थानं त्यांचं अभिनंदन करेल की नवीन उमेदवाराला मेळघाटातले सगळे मंडळी, सगळे मतदार स्वीकारतात. म्हणजे केवळ नवनीत राणा को स्वीकारा एकदम से नहीं हुआ नहीं। अगर 2019 की हम बात करें, जब मावस्कर भी नए थे लेकिन उनको न चुने तो राजकुमार पटेल को उन्होंने वापस चुना था। देखिए क्या होता है, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है या अभी राजनीति के सरोकार बदल गए, लोगों की सोच बदल गई है। एक जो मतदाता है वो कई चीजों पर अपनी राय रखता है और कई चीजों को देखता है, अवलोकन करता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, टीवी चैनल्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा, अखबारों की रीच बढ़ी है। तो इन सब का इफेक्ट मतदाता के अपनी सोचने के 20 से 25% वोट अखबार और टीवी चैनल वाले जी वोटर्स बिल्कुल पे डालते हैं, जो समय पे आखिरी 3 से 4 दिन में अपना विचार बदलते हैं ना। आखिर 3 से 4 वो दिन में decide तय करते हैं करते कि हैं, किसको किसे वोट देना है, देना। वो decide विचार नहीं बदलिए, नॉन विचार वाले लोग है ये। मी तर या मताचा आहे की निवडणुकीच्या 2-3 दिवसाच्या अगोदर मीडियाच या देशातलं सरकार, बाउंड्रीवर असलेलं सरकार कोणाला बसवायचं, त्याच्या पालामध्ये गेम टाकतात। याच्यामध्ये गेम टाईट करायचं काम तो मीडिया कुठलाही असेल, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया असेल, तो प्रिंट मीडिया असेल, तो सोशल इंजिनिअरिंगचा मीडिया असेल, हा कुठलाही जो मीडिया असेल तर मीडिया डिसाइड फॅक्टर आहे असं मला करत नाही। इस बार जो उम्मीदवार की लिस्ट देखे तो 15 उम्मीदवार यहाँ पर अभी वर्तमान में लड़ रहे हैं, जिसमें केवलराम काळे भारतीय जनता पार्टी से है,
जो पिछली बार कांग्रेस से थे, कांग्रेस ने मावस्कर जो द्वितीय नंबर पे था, जिन्होंने अच्छे वोट दिए थे, 45,000 वोट दिए थे, उनको छोड़कर केवलराम काड़े को टिकट यहाँ पे दी। 43,000 वोट थे, बीजेपी ने वहां पे केवलराम काड़े को टिकट दिए। और उसके बाद में कांग्रेस से हेमंत नंदा चिमोटे, ये नए युवा है, इन्होंने बताया कि लोकसभा में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसके पदाधिकारी है कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। और राजकुमार दयाराम पटेल जो प्रहार जनशक्ति, पिछली बार भी प्रहार से थे, प्रहार में रहते रहते इन्होंने शिवसेना के समर्थन से चुन के पहले शिवसेना के साथ में गए, बाद में शिंदे का जब रिटर्न हुआ, शिवसेना का 2 शिंदे बनी, तो ये नई शिंदे, पहले तो सरकार में थे इनके प्रहार पार्टी के बच्चू कडू, लेकिन बाद में जब विघटन और शिवसेना का, तो ये शिंदे के साथ में जुड़ गए। और जब मंत्री पद इनके साथ में था, मंत्री पद भी गया, हाँ दिव्यांग मंत्रालय जरूर प्रहार को मिला है। और उसके बाद में अब राजकुमार पटेल ने प्रहार भी छोड़ दी थी कुछ दिन पहले इलेक्शन के, ये शिंदेगढ़ में चले गए थे, शिंदेगढ़ से फिर प्रहार से आए ने जहां से गए लौट के वापस वहीं पे आ गए। बीच में का जो सफर है प्रहार से शिंदे, शिंदे से प्रहार, इस बीच के सफर के क्या राज है, ये तो पता करेंगे कि क्यों के पास में जाना पड़ा कुछ समय के लिए और उसके बाद में पूरा वापस वो प्रहार में आ गया और प्रहार से अब चुनाव लड़े। इसके अलावा वहां पे आम्बेडकर पार्टी के रामकिशोर जम्बू पटेल है, नेशनल वर्ल्ड लीडर पार्टी के शैलन गावंडे है और ज्योति उत्तम राव सोलंकी, इन्होंने बीजेपी से टिकट मांगी थी, ये वहां पर जरूर एक बागी के रूप में है। उसके बाद में 15 ऐसे अन्य उम्मीदवार जिसकी लिस्ट आपके पास में यहाँ पर मुख्य धारा में केवलराम काड़े, हेमंत चिमोटे और राजकुमार पटेल, ये 3 मुख्य धारा में उम्मीदवार रहेंगे। अब इनको तीनों को देखा जाए तो प्रहार के वोट बैंक, यदि वोट बैंक की बात करते हैं, वोट बैंक राजकुमार पटेल की है, प्रहार की वोट बैंक है, प्रहार के ये कैडर वोट देखे जाए तो 10,000 पे हमने वहां पे लोकसभा में वहां पे इनकी सीट रुक गई थी, पूरे वहां पे वोट कांग्रेस और बीजेपी। अब यदि वही परंपरा यदि मेलघाट के लोगों ने रखी कि हमको राष्ट्रीय पार्टी के साथ में जुड़ना है, कि सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी करनी है, भले जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस से वापस इंपोर्ट करके इनको बीजेपी को टिकट दे। बीजेपी बहुत जगह ऐसा करती है, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार अच्छा लेता अपने को लेकर टिकट देती। हो सकता है नवनीत राणा का भी केवलराम काड़े के लिए ज्यादा प्रयास हो, क्योंकि केवलराम काड़े ने इलेक्शन के दौरान में उनका काफी काम किया, क्योंकि वहां पे आमदार रह चुके, 2 बार चुनाव लड़ चुके, पूरा मतदार संघ की एक एक गली, एक एक व्यक्ति, एक एक घर उनको मालूम है। तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत चुनाव के समय मिलती है, उसके प्रतिरूप उसको जो देना चाहिए, उसके प्रतिरूप उन्होंने वहां पर उसकी टिकट सुरक्षित करा दी। अब केवलराम काड़े को नवनीत राणा कितना प्रचारित करती है और किस प्रकार उनको चुनकर लाती है, और निश्चित यदि चुनकर लाती है तो नवनीत राणा का जादू अभी भी मेलघाट में कायम है। प्रहार से जो बच्चू कडू की पार्टी से राजकुमार पटेल खड़े हैं। अब एक बार पार्टी छोड़ दी फिर वापस पार्टी में आए तो पार्टी के कार्यकर्ता और वहां के लोगों में संभ्रम है कि इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, कि रोजाना पार्टी इन्होंने बदलते गए। भाजपा से चुनाव लड़के आए थे, भाजपा से राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी से अपक्ष, अपक्ष से राय, प्रहार, प्रहार से शिंदे, फिर प्रहार, ऐसा इनका सफर रहा। सबसे ज्यादा दल बदलने वाले उम्मीदवार के रूप में ये जाने जाते हैं राजकुमार पटेल। अब जनता इनके साथ में किस प्रकार वहां पे न्याय करती है और इन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से जनता इनको चाहेंगी, नहीं तो पार्टी और दल बदलने का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है, अब सारी चीजें है, अब वर्तमान में हमने पुरानी सारी बातें कर ली, 5,000 वोट से शुरू हुई थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी, 1 लाख तक लोकसभा में पहुंची, विधानसभा में 5,000 की वोट थी जब, लेकिन 46,000 वोट थे तो 11% कोटा तो उस समय भी वोट का था, परसेंटेज में हम कंपेयर करें। अब 1,01,000 वोट लोकसभा का कोटा बोल सकते हैं, नवनीत राणा के वोट मिल सकते हैं। नवनीत राणा के वोट है तो क्या 1,01,000 वोट वापस यहाँ पे बीजेपी के उम्मीदवार को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार वोटिंग भी बढ़ा, पिछली बार 2,87,206 वोट थे और इस बार जो अभी मत है यहाँ पे 3,02,029 है और यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत करीब करीब 70 से 71%, 75, क्योंकि लोकसभा में हुआ 71.54 सबसे ज्यादा, तो वो प्रतिशत इनका कायम रहेगा। तो 7 या 21 करीब
2,10,000 15,000 के आसपास वोटिंग होने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। 2,15,000 में 3 मुख्य रूप से उम्मीदवार है। किस प्रकार वाटअप कर सकते हैं आप इसमें? नहीं देखिए क्या है, जो अगर लोकसभा को बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, 5-6 महीने बीते हैं, जो हेमंत चिमोटे जी कांग्रेस से है, नए उम्मीदवार है, कांग्रेस को इनको बड़ी आशा होगी, कांग्रेस को भी इनसे बड़ी आशा होगी। दो एक परंपरागत उम्मीदवार है, अगर हम देखें केवलराम काळे और राजकुमार पटेल। केवलराम काळे कांग्रेस से निकल के आए हुए बीजेपी की ओर। बीजे देखिए, लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो बीजेपी का जो मावस्कर है, भिलावेकर है, उनका पूरा समर्थन है उनको। वो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। चिमोटे को लेकर भी वहाँ की लोकल मुझे लगता है कर रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुझे लगता है फजीती मुझे जो समझ में आ रही है, राजकुमार पटेल जी। राजकुमार पटेल की दिखाई देती है, क्योंकि राजकुमार पटेल एंड इलेक्शन के 15-20 दिन पहले अचानक से शिंदे गुट में जाते हैं, बातें क्योंकि नहीं नवनीत बनती, राणा को भी जो जो भी वोट होता 1 है, लाख वो वापस आते हैं। समझिए, वो वापस आते हैं वहां से। और जबकि देखिए 2000 यानी वो जब जब आप समझिए कि उनका उम्मीदवार था प्रहार का दिनेश गुप्त, तब वो प्रहार में थे। उन्होंने पूरा एडी चोटी का दम लगाया होगा, मुझे लगता है अपने उम्मीदवार के लिए। 10,256 वोट ही मिल पाए उनको। लेकिन हाँ, तो वही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि भाई मैं पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ जाऊं तो मेरे लिए ज्यादा सुइस्कर होगा ये एक। लेकिन किसी पार्टी की तरफ से उनको आश्वासन मिला नहीं, तो उन्होंने फिर लौट के बुद्धू घर को आए वाला, मुझे ऐसा लगता है प्रहार में वापस आने का वो रीजन दिखाई देता है, और इनके लिए मुश्किल दिख रहा है अभी के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। राजकुमार पटेल के लिए ये इलेक्शन बहुत भारी आने वाला है। पिछली बार वोट मिले बलवंत खड़े को लोकसभा में लगभग 19,000 बराबर। क्या 19,000 वोट यहाँ पे कांग्रेस का एवरेज? क्योंकि बलवंत वानखड़े को जो मिले, पिछली बार यदि कांग्रेस का वोट देखा तो 20% का शेयर मात्र उसमें था, जिसमें यही केवलराम काळे खड़े थे। मात्र 35,000 वोट थे पिछले विधानसभा में केवलराम काळे को। अब ये 35,000 वोट ही कांग्रेस के। इस बार जो बलवंत वानखड़े को मिले उसमें शेयर प्रहार का भी वहां पे था। क्या प्रहार अपना शेयर वापस लेंगे? कांग्रेस वापस 35,000 पे सिमटेगी, 70,000 पे टिकी रहेगी? नाही, तुम्ही मला सांगा प्रहारचा विषय आहे कुठे आता? नहीं, खड़े है ना, 30 सीट तो खड़ी है ना। राजकुमार पटेल खड़ा है। मी तुम्हाला सांगतो, प्रहार म्हणजे प्रहारचा कॅन्डिडेट लोकसभेमध्ये बिळघाट म्हणजे लोकसभेमध्ये उभी होती. मग एकीकडे ज्या राजकुमार पटेल त्या ठिकाणी सेकंड टर्म मध्ये आमदार आहे जी, आणि आणि 2019च्या निवडणुकीमध्ये त्यांना 84 मतं मिळाली. एक विद्यमान आमदार त्या विरोधी पक्षाकडनं म्हणजे सेकंडवर जो उमेदवार त्या ठिकाणी राहिला, त्यांच्या आणि यांच्या मताचा डिफरन्स 40,000 डिफरन्स होता. म्हणजे मागल्या वेळेस रमेश मावस्कर यांना 63,000 मतं मिळाली, राजकुमार पटेलांना 84 पेक्षा अधिक मतं मिळाली. मग एक विद्यमान आमदार त्याचे जे त्या ठिकाणी मतदारसंघामध्ये काय कार्य असेल, डेव्हलपमेंटचे कामं असेल, लोकांचा जनसंपर्क असेल, कोणाची कौटुंबिक, कोणाला कोऑपरेट मदत असेल, त्या ठिकाणी प्रॉपर प्रहारचा कॅन्डिडेट असल्यानंतरही प्रहारच्या कॅन्डिडेटला 10,000 मतं मिळाली. म्हणजे एकीकडे आपण पाहिलं की त्या मतदारसंघामध्ये राजकुमार पटेलचा जो आमदारकीचा दबदबा आहे तो किती आपल्याला कमी झालेला दिसते. मैंने वही कहा ना, इसीलिए तो उन्होंने शिंदे को अप्रोच करने के पीछे का कारण ही होगा ना. आता जरी राजकुमार पटेल या निवडणुकीमध्ये उभे असेल तर आपण असं गृहीत धरूया तर 10,000 मतं ते लोकसभेमध्ये जास्त 30,000 घेऊ शकते मग अजून. जास्तीत जास्त ते 25 ते 30,000 मतं यावेळेस घेतील. तो अभी दो यानी मुकाबला 25 से 30,000 वोट भी लेते हैं तो हमने देखा कि 2,10,000 के आसपास टोटल वोटिंग इस बार होने की संभावना है। एक संभावना ही है, हम आंकड़े नहीं बता, क्योंकि 72% का वोटिंग हम यदि पकड़ ले तो 3,02,721 करीब 2,20,000 के आसपास वोट होता है। 25,000 में यदि ये समझते हो 10,000, क्योंकि अन्य ने पिछले बार भी 15,000 5 ही लोग थे तो 15,464 8% शेयर अन्य लोगों का, 8% भी हम अन्य लोगों को भी दे देते हैं तो 25,000 के करीब दूसरे लोगों के 25 से 50,000 वोट जाते, पीछे बटते 1,70,000 वोट। तो 1,70,000 वोट में भाजपा और कांग्रेस, अब भाजपा और कांग्रेस किस प्रकार से सेंध लगा पाती है। अब राजकुमार पटेल को जो वोट मिलने हैं वो क्या बीजेपी के कोटे के वोट वापस आएंगे या कांग्रेस के कोटे के वोट वापस आएंगे, क्योंकि लेना उसको बीजेपी के और कांग्रेस की, नवनीत राणा के वोट लेना पड़ेगा, बलवंत वानखड़े के वोट लेना पड़ेगा, तब 25 के आसपास आंकड़ा है। क्योंकि 10 का आंकड़ा कायम है तो उनका प्रहार का आंकड़ा है, 10 से हुए 15 भी बढ़ते, 20 भी बढ़ते, 25 बढ़ते, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी और कांग्रेस को जो लोकसभा वोट गया उसी में से उनको
वापस लेना। अब 25 लेते, 30 लेते, 40 लेते, कितने लेते, ये तो आना उसमें से, क्योंकि इसके वोट गए। अब कांग्रेस का वहां पे 35,000 का पिछली बार का कोटा था, 35,000 से 80,000 तक राजकुमार पटेल पहुंचे, क्योंकि वो वहां के लोकल के कार्यकर्ताओं की वहां पे पकड़, जिसमें चिमोटे भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अब यदि यह वहां पे वोट कायम रहता है, वोट बैंक कायम रहता है कांग्रेस का 80,000 का, तो यहाँ पे कांग्रेस को हम जीत की तरफ देख सकते हैं। यदि नवनीत राणा ने वहां पे केवलराम काले पे पूरा आजमाइश कर दिया और वो 80,000 से ऊपर बढ़ता है, तो वहां पे केवलराम काळे की भी जीत हो सकती है, ऐसी संभावना अभी नजर आती है। क्या लगता है? नाही, माझं काय मत आहे की मेळघाटामधला आपण जो विषय पाहिलेला आहे, तर आता जे विद्यमान आमदार आहे म्हणजे राजकुमार पटेलांनी आपने विषय खत्म कर दिया नाही, राजकुमार पटेल का। राजकुमार पटेलांना सुद्धा मेळघाटातल्या मतदारांनी अनुभवलं, जी, केवलराम काळेंना सुद्धा मतदारांनी अनुभवलं. राज्याच्या राजकारणामध्ये राज्याच्या पटलावर मेळघाटातला सगळ्यात मोठा विषय जसा डेव्हलपमेंटचा आहे, रोजगारांचा आहे, त्याच्यापेक्षा मोठा मुद्दा कुपोषणाचा राहिलेला जी, आहे. आता त्या ठिकाणी आपण जे उमेदवार उभे असलेले उमेदवार पाहिला, राजकुमार पटेलांना सुद्धा अनुभव मेळघाटाच्या मतदारांना आहे, केवलराम काळेंचा सुद्धा अनुभव मतदारांना आहे, मावसकरांचं त्या ठिकाणी कार्य आहे, त्यांचा सुद्धा अनुभव मतदारांना आहे. त्या ठिकाणी नवीन कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी आता हेमंत चमन आणि मेळघाटांच्या मतदारांनी ठरवलं की ज्या उमेदवारांना आपण विधानसभेमध्ये पाठवलं, हाऊसमध्ये पाठवलं, त्या आपल्या मेळघाटाच्या विविध विषयांच्या डेव्हलपमेंटचा विषय असेल, रोजगारीचा विषय असेल, कुटुंबाचा विषय असेल, पण त्या ठिकाणी यांचं कार्य किती पसंत आलं यामध्ये सतत मतदारांचा प्रमाणात राहिला आहे. आपण असं पाहिलं की सगळ्या उमेदवार 2024च्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांना अनुभवलेला उमेदवार या ठिकाणी निवडणूक उभी आहे आणि या ठिकाणी नवीन उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना काँग्रेसचा कार्यकर्ता या ठिकाणी आता निवडणूक आहे. म्हणून माझं मत आहे की यावेळी मेळघाटामध्ये चांगली संधी मिळेल आणि हे सुद्धा घरातले अनुभव येईल असं आहे त्यांनी म्हटलं. यदि पुराना रिकॉर्ड देखा जाए संजय बाबू, तो लोग 2-3 पे आमदारों पे टिके हैं। पटेल फैमिली से है, खान फैमिली से, मास्टर है, वहां पे आए थे। बाकी आप देखो, रामू पटेल 1, 2, 3, 4 बार 3 बार जीत गया है, चुनाव लड़े। केवलराम काळे इनके पिताजी जो इनके घराने के वो 1990 में बाद में काले आ गए। राजकुमार पटेल ने यहाँ पे 4 बार चुनाव लड़ा, क्योंकि लोगों ने जो है अनुभव, लोग उसको ही वहां पे पसंद किया है। अनुभव के आधार पर पसंद किया लोग है, लोगों पे मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दाव लगा। समझिए, अब सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय पार्टी की तरफ उनका कड़ है। यानी अगर मेलघाट की हम बात करें, एक सिर्फ प्रहार अभी पिछली बार का छोड़ दिया क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टियों से निकल के आए थे, तो इसके लिए शायद वो उनके तरफ था। नहीं तो मेलघाट का जो मतदाता है वो मुझे लगता है 2 राष्ट्रीय पार्टियों में से किसी एक के प्रति उनका ऐसा ऑप्शन नहीं थे। पिछली बार प्रहार के रूप में उनको ऑप्शन मिला है। काय झालं की राजकुमार पटेल भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते, मग राजकुमार पटेल भारतीय जनता पार्टीचे आमदार होते, त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला उमेदवारी न मिळाल्यामुळे त्यांनी पार्टी सोडली आणि राष्ट्रवादीमध्ये दो बार 1999 2004 में 2 बार राजकुमार पटेल भाजपा से वहां पे उम्मीदवार रहे हुए हैं। केवलराम काळे 2009 में लड़ा था, केवलराम काळे और उसके भी केवलराम काळे के बाद में पटेल वहां पे भारतीय जनता पार्टी से लड़े। पटेल वहां से 2014 में 2009 में 2009 में 2009 में केवलराम काळे है और 62,000 मात्र 1,015 यानी 62,000 वोट राजकुमार पटेल को है, जो बीजेपी से उसका में होता है। बीजेपी का हम यदि वोट बैंक देखें तो 2009 में भी बीजेपी का वोट बैंक 65,000 थे, जो बाद में हम 43,000 पे देख रहे पिछली बार में। पहले से वोट बैंक है वहां पे। और काळे जो इससे थे, कांग्रेस से थे, 63,619 और 500-600 वोट से मात्र चुनके, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर और भी लोग खड़े थे जिनको बहुत कम वोट है, 3% 4% है। 43% वोट 2009 में भी वहां पर था। तो इसलिए बीजेपी का भी वोट बैंक और कांग्रेस का भी वोट बैंक हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों आएंगे किसी राष्ट्रीय पार्टी में से। अब कांग्रेस का भी वोट 63-65,000 का वहां पर 2009 में भी हमको दिख रहा है।
इसका भी दिख रहा है, बहुत कम मार्जिन पे चुन गया, बहुत ज्यादा मार्जिन उस समय भी नहीं थी 2009 में। अब ऐसी स्थिति यहाँ पे भी इस बार होती हुई दिख रही है। अट्टी-तट्टी का मामला लगता है, क्या लगता है अट्टी-तट्टी का रहेगा कि क्लियर से दिख रही है नहीं, आपको? ऐसा लग रहा है 2 पार्टियों के बीच में हाँ जी, रहेगी। दो ही पार्टी बोल रहे एक हैं। एक हम मुझे लगता है कांग्रेस और जी, लेकिन उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए थोड़ा-सा श्योर दिखती है। जी। इसलिए श्योर दिखती है कि देखिए आप माना स्टार प्रचारक एक तो उनके स्टार पास में प्रचारक है। ज्यादा चिमोटे को जो दिया है, देखिए समझिए कि चिमोटे एक नया कैंडिडेट है, उतने जल्दी जनता एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत समर्थ है। राजकमता वहां देखा, धारणी का पूरा पैटर्न देखा, नए लोगों को बहुत आसानी से नहीं वहां पे। वही मैं कह रहा हूँ। और उसमें और एक बात है, जैसे इन्होंने कहा कि वो नए लोगों को देती है, बिल्कुल उनको देने का चांस है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है नवनीत राणा का। हम जी। उसको अगर इग्नोर करेंगे तो मुझे लगता है हम बहुत सही आकलन नहीं कर पाएंगे। नवनीत राणा का उस क्षेत्र पे बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत गहरा, उनको यानी वो जिस जिस तरह की पकड़ उनकी मेलघाट पर है ना, वो मुझे लगता है कि उनके यानी कैंडिडेट से ज्यादा नवनीत राणा के बल पर जीतने के चांस बीजेपी के लिए ज्यादा दिखते हैं। सीधा देखा जाए तो इस बार की मेलघाट की सीट पर दाव लगाया नवनीत राणा ने। नवनीत राणा को अभी सिद्ध करना है कि वहां पे उनकी कितनी पकड़, क्योंकि आने वाले समय में भी उनको वापस लोकसभा चुनाव लड़ना है। और धारनी उनका बहुत प्रिय जगह रही है, धारनी से उनको हमेशा लीड मिली है। अब पूरा दारोमदार यदि वहां पे भाजपा की सीट आती है तो निश्चित रूप से नवनीत राणा की जीत है। यदि हारती भी है तो उसका ठिकरा भी नवनीत राणा के सर पे फुटेगा। ये बात भी उतनी सी अब वक्त और वहां की जनता बताएगी कि नवनीत राणा से और भाजपा से वहां की जनता कितना प्रेम करती है और वर्तमान आमदार को किस प्रकार या तो चुन के लाएगी, क्योंकि वोट देना है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी 4 बार 5 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है। कोई कोई गली कोई ऐसी उनसे चीटिंग छूटी हुई नहीं है। लोगों के स्वभाव जानते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, लोगों के बीच में रह तो बहुत हम आसानी से उनको भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि नवनीत राणा का मेलघाट में कितना जोर है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मेरे साथ में मेलघाट की चर्चा में शामिल थे संजय मापले और परिमल खाबिया। लगातार आपसे हम चुनाव की खबरों से जुड़े रहेंगे, इलेक्शन के दिन तक, चुनाव के रिजल्ट तक लगातार आपको अपडेट खबरें आती रहेगी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप सब जगह देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। नहीं आपके पास कोई ऐप है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके city24.news के नाम से वेबसाइट है, आप वहां पे देखे ये चैनल लाइव चैनल देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइव मिल जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट पे आप जो टीवी पे चैनल, यदि आपके घर टीवी नहीं है, टीवी पे कनेक्शन नहीं है, तो आप वेबसाइट के द्वारा भी हमारा लाइव चैनल देख सकते हैं। और सभी केबल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल उपलब्ध है। यदि आपको नहीं दिखता है तो अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और सिटी न्यूज की मांग करें। लगातार खबरों के अपडेट के साथ में आपके साथ में जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।